देश में कार्बन के स्तर को कम करने के लिए सरकार संजीदा है। इस दिशा में सरकार अब बड़ा काम करने जा रही है। पर्यावरण मंत्रालय जल्द ही कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए एक योजना बनाने जा रहा है, जिसका मकसद देश में डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सरकार एक इंडियन कार्बन मार्केट विकसित करेगी और इसके साथ ही एक राष्ट्रीय रूपरेखा भी बनाई जाएगी। इस रूपरेखा में ये तय होगा कि ग्रीन हाउस गैस की प्राइसिंग करके किस तरह कार्बनाइजेशन को कम किया जाए। सरकार इस योजना के तहत कार्बन ट्रेडिंग के लिए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स जारी करने की तैयारी में है। इसके जरिए देश में कार्बन का व्यापार होगा और पूरी योजना में विद्युत मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की भी बराबर की भूमिका होगी। इंडियन कार्बन मार्केट भारत में एक कॉम्पिटिटिव कार्बन मार्केट बनाने में मदद करेगा। ये मार्केट कुछ इस तरह काम करेगा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली कम कीमतों की इनिशिएटिव्स को बढ़ावा मिले। आपको बता दें कि भारत कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाला पहला देश नहीं है और ना ही इसका कॉन्सेप्ट पहली बार सामने आया है। कार्बन ट्रेडिंग की औपचारिक शुरुआत 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मानी जाती है, जो कि UNFCCC के तहत एक काफी अहम डॉक्यूमेंट है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग एक अहम योजना है। इसके तहत कुछ क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और इन क्रेडिट को खरीदने या बेचने की प्रक्रिया को ही कार्बन ट्रेडिंग कहा जाता है। नियमों के तहत किसी भी कंपनी या देश के लिए कार्बन एमिशन की अपर लिमिट तय की जाती है और अगर कोई कंपनी एक साल में इस लिमिट से कम उत्सर्जन करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। इस कार्बन क्रेडिट को वह कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बेच सकती है। आपको बता दें कि भारत में कार्बन मार्केट को स्टेब्लिश करने के लिए संसद ने पिछले ही साल ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया था। उधर G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक शुरू हुई है। ये बैठक ओडिशा के भुवनेश्वर में 14 से लेकर 17 मई तक चलेगी। बैठक में G20 सदस्य देशों के अलावा अतिथि देशों और कई वैश्विक संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक का मुख्य फोकस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, साझा विरासत, संरक्षण परियोजनाओं और क्रॉस कल्चरल डायलॉग्स जैसी सहयोगी पहलों पर केंद्रित है। ये पहल संबंधों को मजबूत कर सकती है, साथ ही अधिक लचीला और परस्पर जुड़े समुदायों का निर्माण भी कर सकती है। बैठक के तहत सांस्कृतिक स्थलों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने पर भी बल दिया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ऐसे स्थानों पर पर्यटन के विकास किए जाने पर भी जोर दिया गया है। आपको बता दें कि कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठकें मुख्य रूप से कल्चरल ट्रैक के तहत अपनाए गए 4 प्राथमिकताओं वाले एरियाज पर केंद्रित है। तो ये 4 एरिया कौन से हैं? सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, सांस्कृतिक व रचनात्मक कारोबारों के साथ रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, सतत भविष्य के लिए सजीव विरासत का इस्तेमाल करना और संस्कृति की सुरक्षा और विकास के लिए डिजिटल तकनीकों का फायदा उठाना। इन एरियाज को कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में अपनाया गया था। पहली बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया था। कल्चर वर्किंग ग्रुप G20 के सदस्य देशों के साथ साथ अतिथि देशों और वैश्विक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत विचार विमर्श की एक समावेशी प्रक्रिया को अपनाया गया है। इन विचार विमर्शों का मकसद सहयोग के अहम क्षेत्रों की पहचान करना है। इसके अलावा सतत विकास के लिए जरूरी सिफारिशों और तौर तरीकों को भी विकसित करना है। आइए आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ चुकी है। 11 मई यानी कि शाम को 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने नासिक में मामला दर्ज किया है। मामला IPC यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 के क्लॉज 1 के B के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक सांसद पर पुलिस और जनता के बीच अपने बयान से कलह पैदा करने का आरोप है। IPC की धारा 505 के क्लॉज 1 के B में उन मामलों से जुड़ा है जहां किसी स्टेटमेंट, अफवाह या सूचना को इस मकसद से किया गया हो जिससे संभावना हो कि आम जनता या जनता के किसी भाग को ऐसा भय हो कि
इससे कोई व्यक्ति राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध कर सकता हो। इसे आसान शब्दों में इसे समझिए जैसे जब कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट, अफवाह या सूचना को इस इरादे से रखता है या इससे ऐसी संभावना पैदा होती है कि आम जनता या जनता के किसी वर्ग के बीच भय या भय का वातावरण पैदा होगा और इसके चलते कोई व्यक्ति राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित होगा। गौरतलब है कि इस कानून के तहत दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आपको बता दें कि संजय राउत ने मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ एक बयान जारी किया था। इस बयान में उन्होंने वर्तमान सरकार को अवैध बताया है, साथ ही लोगों को सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने की भी सलाह दी है। उधर आंध्र प्रदेश के 8 नवनिर्वाचित एमएलसीज ने अपना कार्यभार संभाला। विधान परिषद के अध्यक्ष के मोशेनु राजू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। संविधान का अनुच्छेद 169 राज्यों में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद का भी प्रावधान करता है। हालांकि राज्यों के लिए इसका गठन करना जरूरी नहीं है। इसके गठन का अधिकार संसद के पास होता है। संसद एक विधान परिषद को जहां यह पहले से मौजूद है उसका विघटन कर सकती है और जहां यह पहले से मौजूद नहीं है इसका गठन कर सकती है, मगर इसके लिए जरूरी है कि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे। इस तरह के किसी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। विशेष बहुमत का मतलब विधानसभा के लिए निर्वाचित कुल सदस्यों का बहुमत और विधानसभा में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से होता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 171 में किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना क्या होगी इसका प्रावधान किया गया है। अगर इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा के समानी विधान परिषद एक लगातार चलने वाला सदन है, मतलब यह एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता है। इसके भी एक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका और जिला बोर्डों आदि द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/12 सदस्यों का चुनाव 3 साल से पढ़ा रहे शिक्षक करते हैं। वहीं 1/12 सदस्यों को 3 साल से राज्य में रह रहे ग्रेजुएट चुनते हैं। बाकी बचे सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इनका मनोनयन साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष जानकारी और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों के बीच से किया जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद मौजूद है। हालांकि साल 2020 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने वहां की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है, मगर संसद ने अभी इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 के क्लॉज 1 के बी के तहत दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम कितने साल तक की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है? 6 माह, 3 साल, 5 साल, 7 साल। दूसरा प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लाया जा रहा है, इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय की एक एजेंसी है। कार्बन ट्रेडिंग की औपचारिक शुरुआत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से मानी जाती है। उपरोक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 131? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3 और 5, केवल 3, केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी केवल 1, 2 और 3। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141 तीनों सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देते हैं। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। पोस्ट एक्ट के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति के पास दीवानी अदालत की शक्ति होती है।
उपयुक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प डी, ना तो एक ना ही दो, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, जबकि पोश एक्ट के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति के पास दीवानी अदालत की शक्ति होती है। आज भारत यूरोपीय संघ व्यापार और तकनीकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। इसका आयोजन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया है। भारत की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इसके सह अध्यक्ष रहे, जबकि यूरोपीय संघ की ओर से कार्यकारी उपाध्यक्ष ड्रोवोस्की और वेस्टेगर इसके सह अध्यक्ष रहे। बैठक में रणनीतिक तकनीकों, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। ये चर्चा 3 कार्य समूहों के तहत की गई थी। ये 3 कार्य समूह हैं: रणनीतिक तकनीकों, डिजिटल शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर कार्य समूह, ग्रीन और क्लीन एनर्जी तकनीकों पर कार्य समूह और व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं पर कार्य समूह। इस पहली मंत्री स्तरीय बैठक में 3 कार्य समूहों के साथ सहयोग के लिए एक रोड मैप पर भी चर्चा हुई है। साथ ही अगली मंत्री स्तरीय बैठक से पहले जरूरी नतीजे हासिल करने के लिए दिशा भी तय की गई है। इसके अलावा इस बैठक में यूरोपीय संघ और बेल्जियम के सीनियर लीडर्स के साथ मुक्त व्यापार समझौते, आपसी बाजार पहुंच के मुद्दों और विश्व व्यापार संगठन में सुधार सहित कई मसलों पर चर्चा हुई है। गौरतलब है कि व्यापार और तकनीकी परिषद के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन द्वारा की गई थी। इसका ऐलान अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में किया गया था। इसका मकसद व्यापार, भरोसेमंद तकनीक और सुरक्षा के गठजोड़ में मौजूद रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाना था। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में भारत का व्यापारिक निर्यात 2021-22 में लगभग $65 बिलियन था, जबकि वहां से आयात $51.4 बिलियन था। वहीं 2022-23 में कुल निर्यात $67 बिलियन का रहा है, जबकि आयात $54.4 बिलियन पर पहुंच गया। इस हिसाब से पिछले वित्तीय वर्ष में यूरोपीय संघ की भारत के निर्यात में 16.4% और आयात में तकरीबन 8.3% हिस्सेदारी है। कल रात पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में नॉर्वेस्टर ने भारी तबाही मचाई। नॉर्वेस्टर को काल वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्थायी बारिश और आंधी है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के इलाकों में पाई जाती है। इसे प्री मॉनसून वर्षा भी कहते हैं। नॉर्वेस्टर आमतौर पर रांची और जमशेदपुर शहरों और उसके आसपास के छोटा नागपुर पठार से उठता है। ज्यादा तापमान के कारण इन ऊंचे इलाकों में नम हवा के आ जाने से ये बेहद विनाशकारी गरज के साथ उठता है। नॉर्वेस्टर का पहला संकेत यहाँ के उत्तर पश्चिम इलाके से मिलता है, जहाँ काले बादल का झुंड दिखाई देता है। इसके ऊपरी संरचना में एक मेहराब की मौजूदगी होती है और ये पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से एक मजबूत गस्ट या स्क्वॉल के साथ पहुंचता है। स्क्वॉल अचानक से उठने वाली बेहद तेज और विनाशकारी आंधी को कहते हैं। नॉर्वेस्टर में आंधी की दिशा आमतौर पर उत्तर पश्चिम से होती है। उत्तर पूर्वी भारत में मार्च से लेकर मानसून के आने तक इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। कभी कभी तो इसमें हवा लगभग तूफान जैसी ताकत से चलती है। इस तरह के प्री मॉनसून वर्षा को असम में टी शावर या चाय की बौछार कहते हैं। ये चाय, जूट और चावल के लिए अच्छे होते हैं, जबकि केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में इसे मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि वहां ये आम के जल्दी पकने में मदद करते हैं। वहीं कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, क्योंकि वहां ये कॉफी बागानों के लिए फायदेमंद होते हैं। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ गई है। ये 11 मई से शाम में 6 बजे शुरू हो चुका है बैच। 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर चलते हैं। ब्राजील में पहली बार HPAI हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा का मामला दर्ज किया गया है।
इसे ब्राजील के जंगली पक्षियों में देखा गया है। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस के सब वेरिएंट H5N1 पाया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरस रोग है। ये ऑर्थोमैक्सोविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है। इसे इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए वायरस कहते हैं। ये आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है, मगर कभी-कभी ये मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों में भी फैल सकता है। जब ये मानव में फैलता है तो इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा ए के कई प्रकार होते हैं। ये सबसे पहले 1878 में इटली के एक पक्षी में पाया गया था। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इतना घातक होता है कि ये पक्षियों के पूरे झुंड को मार सकता है। अब तक दुनिया के तकरीबन सभी देश इसके चपेट में आ चुके थे, मगर दक्षिण अमेरिका देश भी अब तक इसका कोई भी बड़ा मामला दर्ज नहीं किया गया था। ब्राजील दुनिया के शीर्ष चिकन निर्यातक देशों में से एक है। ब्राजील का चिकन निर्यात पिछले साल 27% बढ़कर $9.76 बिलियन हो गया। बीते अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब ब्राजील के चिकन प्रोडक्ट्स के मुख्य आयातकों में शामिल है। इधर केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ये दूसरी बार है जब घरेलू स्तर पर उत्पादित तेल पर इस टैक्स को घटाकर 0 कर दिया गया है। अब तक घरेलू कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर 4100 रुपए प्रति टन सेज यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रूप में विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। विंडफॉल टैक्स एक बार लगने वाला टैक्स है। ये उन कंपनियों पर लगाया जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने बाजार की अनुकूल स्थितियों के चलते जरूरत से ज्यादा फायदा कमाया है। अमूमन सरकारें इस तरह के प्रॉफिट पर टैक्स के सामान्य रेट के ऊपर वन टाइम टैक्स लगाती हैं। ये टैक्स वे कंपनियां या इंडस्ट्री चुकाती है जो खास परिस्थितियों के कारण फायदा कमा रही होती हैं। भारत में इसे पिछले साल जुलाई में तेल उत्पादकों और ईंधन निर्यातकों के असाधारण मुनाफे पर उपकर के रूप में पेश किया गया था। विंडफॉल टैक्स अस्थायी होता है। इसकी समीक्षा हर 15 दिन में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से की जाती है। ये टैक्स आमतौर पर लंबे समय से स्थापित बिजनेस पर ही लगाया जाता है जो किसी बाहरी कारण की वजह से प्रॉफिट गेन करते हैं। भारत ही नहीं, इटली और ब्रिटेन ने भी अपनी एनर्जी कंपनियों पर यह टैक्स लगाया था। इटली ने तेल कंपनियों के प्रॉफिट पर टैक्स 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया था, जबकि ब्रिटेन ने इसे 40% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्री मॉनसून वर्षा संबंधित क्षेत्र हैं असम टी शावर, कर्नाटक के तटीय इलाके मैंगो शावर, पश्चिम बंगाल नॉर्वेस्टर, केरल चेरी ब्लॉसम। उपरोक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, सभी चारों युग्म। आइए दूसरा प्रश्न था हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह ऑर्थोमैक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। इसे सबसे पहले 1878 में ब्राजील के एक पक्षी में देखा गया था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 3। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न था भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 के क्लॉज 1 के बी के तहत दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम कितने साल तक की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है? 6 माह, 3 साल, 5 साल, 7 साल। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी 3 साल। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 505 के क्लॉज 1 के बी के तहत दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम 3 साल तक की कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाता है। दूसरा प्रश्न था कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाया जा रहा है। इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय की एक एजेंसी है। कार्बन ट्रेडिंग की औपचारिक शुरुआत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से मानी जाती है। उपयुक्त में से गलत कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। सही जवाब है विकल्प डी यानी केवल कथन 1 और 4 गलत है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लाया जा रहा है, न कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, जबकि कार्बन ट्रेडिंग की औपचारिक शुरुआत 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत मानी जाती है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। एक हफ्ते के भीतर तमिलनाडु में जहरीली शराब के सेवन से 22 लोगों की मौत हो गई। मौत का कारण शराब में मौजूद मेथनॉल को बताया गया है। वैसे शराब में अल्कोहल के रूप में आमतौर पर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है,
तकनीकी रूप से एथेनॉल एक साइकोएक्टिव ड्रग है। इसे कम मात्रा में लेने से ये शरीर में न्यूरो ट्रांसमिशन के स्तर को कम करता है। इससे शरीर पर इसके खास किस्म के नशीले असर दिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके सेवन के किसी भी मात्रा को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं मानता है। अल्कोहल के रूप में एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है और इसका एक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा कार्बन परमाणु भी 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH आयन से जुड़ा होता है। शरीर के भीतर ये लीवर और पेट में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा एसीटिल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एसीटिल्डिहाइड को एसीटेट में बदल देते हैं। एसीटिल्डिहाइड के कारण ही शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव झलकते हैं। यही हैंगओवर से लेकर कैंसर तक का कारण बनता है। वहीं नशीली शराब में आमतौर पर मेथनॉल मिलाया जाता है। मेथनॉल का इस्तेमाल आमतौर पर नशीले प्रभाव को मजबूत करने या इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ मेथनॉल CH3OH अणु से मिलकर बना होता है। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणुओं और एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। मेथनॉल का एक बार सेवन के बाद इसे लीवर में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा फॉर्मल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में बदल देते हैं। फॉर्मिक एसिड का जमा होते रहना एक समय के बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस नामक एक हानिकारक स्थिति में बदल जाता है। एसिडोसिस एसिडेमिया का कारण बन सकता है। हालांकि ये तब एसिडेमिया का कारण बनता है जब खून का pH 7.35 के अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है और तेजी से अम्लीय हो जाता है और फॉर्मिक एसिड भी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एक एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है। ये बदले में कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन के इस्तेमाल करने की क्षमता को डिस्टर्ब करता है और लैक्टिक एसिड बनाने की ओर चला जाता है। लैक्टिक एसिड भी एसिडोसिस के बनने में योगदान देता है। मेथनॉल पॉइजनिंग सेरेब्रल एडेमा, हैमरेज और मौत का कारण भी बन सकता है। मेथनॉल को खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2018 के तहत अलग अलग शराबों में मेथनॉल की मात्रा को तय किया गया है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई यानी शाम को 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है और 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। उधर मेघालय में पिता का सरनेम इस्तेमाल करने पर बखेरा खड़ा हो गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले KHADC यानी खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने एक आदेश जारी किया। आदेश में ग्राम प्रमुखों से ये कहा गया कि वे खासी समुदाय के वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे जिन्होंने अपने सरनेम में अपनी मां के कबीले के नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब ये है कि अपने या अपने पिता के सरनेम को अपनाने वाले किसी भी खासी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1997 की धारा 3 और 12 के तहत दिया गया है। इसके मुताबिक केवल अपनी मां के सरनेम की प्रथा का पालन करने वालों को खासी के तौर पर पहचाना जाएगा। खासी जनजाति पूर्वोत्तर राज्य के 3 स्थानीय मात्र सत्तात्मक समुदायों में से एक है। वहां के अन्य 2 मात्र सत्तात्मक समुदाय गारो और जयंतिया हैं। खासी की आबादी तकरीबन 1,39,000 है। ये ज्यादातर खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। खासी समुदाय में विवाह होने पर पति ससुराल में रहता है और परंपरा के मुताबिक पुरुष के विवाह से पहले की कमाई पर मातृ परिवार का और विवाह के बाद की कमाई पर पत्नी परिवार का अधिकार होता है। वंशावली नारी से चलती है और संपत्ति की मालकिन भी वही होती है। समुदाय के लोगों के मुताबिक प्राचीन समय में पुरुष जंग के लिए लंबे समय तक घर से दूर रहते थे। तब परिवार और समाज की देखरेख का जिम्मा महिलाएं संभालती थीं और तभी से यहाँ महिला प्रधान सिस्टम का चलन है।
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खासी समुदाय में पहले महिलाएं बहु विवाह करती थी, इसलिए बच्चों का सरनेम उसे जन्म देने वाली मां के नाम पर ही रख दिया जाता था। खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत किया गया है। संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन्स पर लागू नहीं होते हैं या फिर तय संशोधनों और अपवादों के साथ ही लागू होते हैं। इन ऑटोनोमस काउंसिल्स को बड़े पैमाने पर दीवानी और आपराधिक न्याय की ताकत दी गई है, जैसे कि वे ग्राम अदालतों आदि की स्थापना कर सकते हैं। हालांकि इन काउंसिल्स का न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च अदालत के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अधीन होता है। वर्तमान में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत 4 राज्यों में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मौजूद हैं। सर्वोच्च अदालत ने जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल तलाक कानून की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। ये याचिका क्रिकेटर मोहम्मद शमी से अलग रह रही पत्नी हसीन जहां ने दायर थी। हसीन जहां ने न्यायोत्तर तलाक के एक तरफा रूप तलाक उल हसन के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। उसमें जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल आधार पर देश में एक समान तलाक कानून के लिए नए दिशा निर्देशों की मांग की गई थी। भारत में इस्लाम धर्म को मानने वालों के बीच तलाक के 3 तरीके प्रचलित हैं। उनमें से तलाक विद्दत यानी 3 तलाक, तलाक उल हसन और तलाक ए हसन शामिल है। पुरुष इन तीनों तरीकों से अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। तलाक ए विद्दत को वर्तमान में अपराध घोषित कर दिया गया है, जबकि तलाक उल हसन अभी जारी है। इसके तहत तलाक देने में 3 महीने लगते हैं। पुरुष 3 महीने में हर महीने एक बार करके 3 बार तलाक बोलकर शादी तोड़ सकता है। पहली बार तलाक बोलने पर भी पति पत्नी एक साथ रहते हैं। अगर इन 3 महीनों में दोनों में सुलह हो गई तो पति तलाक लेना कैंसिल कर सकता है, वरना तीसरे महीने में आखिरी बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर सकता है। इस तरह के तलाक के बाद पति पत्नी दोबारा निकाह कर सकते हैं, मगर पत्नी को हलाला से गुजरना पड़ता है, मतलब अपनी पति से शादी से पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करके उसे तलाक लेना पड़ता है। तलाक ए हसन भी 3 महीने की प्रक्रिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 3 बार तलाक कहने की जरूरत नहीं होती है। इन सभी तरीकों में महिलाओं को सुलह के किसी भी अधिकार से अलग रखा गया है। मजे की बात यह है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को भी तलाक लेने का अधिकार दिया गया है, मगर इसमें पति की रजामंदी जरूरी होती है। इस तरह मुस्लिम तलाक कानून लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण है। इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत महिलाओं के मूल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दल बदल कानून, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, राजभाषा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल और मेथनॉल दोनों एक साइकोएक्टिव ड्रग हैं। मेथनॉल को खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2018 के तहत भी मेथनॉल को रेगुलेट किया गया है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्री मॉनसून वर्षा, संबंधित क्षेत्र, असम टी शावर, कर्नाटक के तटीय इलाके मैंग्रोव शावर, पश्चिम बंगाल नॉर्थ वेस्टर, केरल चेरी ब्लॉसम। उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3 युग्म, सभी चारों युग्म। सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल 3 युग्म सुमेलित है। चेरी ब्लॉसम का संबंध कर्नाटक से है, ना कि केरल से। इसके अलावा बाकी सभी युग्म सुमेलित है। दूसरा प्रश्न था, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह ऑर्थोमैक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। इसे सबसे पहले 1878 में ब्राजील के एक पक्षी में देखा गया था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 3। सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरस रोग है। इसे सबसे पहले 1878 में इटली के एक पक्षी में देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी या दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्य के मामले में उपराज्यपाल की शक्ति के स्रोत पर जवाब मांगा है। दरअसल उपराज्यपाल ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन्स को नामित किया है। इसे दिल्ली की सरकार ने संविधान और कानून के विपरीत माना और सर्वोच्च अदालत में इसके खिलाफ याचिका दायर की।
याचिका में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना सदस्यों को मनोनीत करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। साथ ही याचिका में पिछले नामांकन को रद्द करने की मांग भी की गई। इसके अलावा याचिका में दिल्ली नगर निगम के अधिनियम की धारा 3(3)(b) के तहत उपराज्यपाल के कार्यालय को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार एमसीडी में सदस्यों को नामित करेगा। वर्तमान में एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य हैं। निर्वाचित सदस्यों में आम आदमी पार्टी के 134 और भारतीय जनता पार्टी के 104 सदस्य हैं। कांग्रेस 9 सदस्यों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं मनोनीत सदस्यों का मनोनयन उपराज्यपाल करते हैं। इसका मनोनयन दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत किया गया है। इस अधिनियम के तहत उपराज्यपाल एमसीडी प्रशासक की भूमिका सौंपी गई है। इस तरह ये उपराज्यपाल की वैधानिक ताकत है। हालांकि इन ताकतों में स्पष्टीकरण का अभाव है। इसमें यह बात क्लियर नहीं है कि इस संबंध में उपराज्यपाल की ताकत विवेकाधीन है या मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अधीन है। दिल्ली संविधान की अनुसूची 1 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश है, मगर 69वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल अनुच्छेद 239A के तहत इसे विशेष दर्जा मिला है। इस अनुच्छेद के मुताबिक यहाँ का प्रशासन उपराज्यपाल के द्वारा होता है। उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जो दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के 3 विषयों सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर कानून बनाने की ताकत नहीं दी गई है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। 11 मई से यह बैच प्रारंभ हो चुका है। शाम 6 बजे इसकी निरंतर कक्षाएं चल रही हैं। 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट प्राप्त करने हेतु विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और कोर्स की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए। उधर भारत यूरोपीय संघ व्यापार और तकनीकी परिषद की बैठक के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक भी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है। यह बैठक यूरोपीय संघ के CBAM को लागू करने के दरमियान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आयोजित की गई है। CBAM का पूरा नाम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। यूरोपीय संघ ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 के दौरान इसे पेश किया था। इसके तहत यूरोपीय संघ की सीमा में दाखिल होने वाले उन सभी सामानों पर टैक्स लगाया जाएगा जिसके उत्पादन के दौरान कार्बन रिलीज हुआ है। इस टैक्स को कार्बन बॉर्डर टैक्स का नाम दिया गया है। यह टैक्स सामान के उत्पादन के दौरान रिलीज कार्बन की मात्रा के आधार पर लगाया जाएगा। इस टैक्स का मकसद कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाना है। यह टैक्स यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। यूरोपियन ग्रीन डील साल 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने की एक पहल है। यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसकी स्थापना मॉस्ट्रिच संधि के तहत साल 1993 में की गई थी। यह अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साथ ही यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार भी है। वहीं भारत यूरोपीय संघ व्यापार और तकनीकी परिषद का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की घोषणा के तहत की गई है। इसकी घोषणा अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में की गई थी। इसका मकसद व्यापार, भरोसेमंद तकनीकी और सुरक्षा के गठजोड़ में मौजूद रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म बनाना था। क्वाड की बैठक को कैंसिल करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट के एक दिन पहले जापान पहुंचे। इस बार G7 समिट का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहा है। यहां समिट का मुख्य एजेंडा यूक्रेन समस्या को माना जा रहा है। G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस ग्रुप का हिस्सा है। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समूह मानता है। इसके प्रमुख मूल्य स्वतंत्रता व मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र व कानून का शासन और समृद्धि व सतत विकास हैं। शुरुआत में यह 6 देशों का एक समूह था। इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह G7 बन गया।
फिर 1977 में यूरोपीय संघ को भी इसमें भाग लेने का इनविटेशन भेजा गया। गौरतलब है कि G7 किसी संधि पर आधारित नहीं है, इसका कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं है। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह अपने हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य रोटेशन के आधार पर इस समूह की अध्यक्षता करता है। यूरोपीय संघ रोटेशन का हिस्सा नहीं है। अध्यक्ष 2 दिवसीय सालाना समिति की मेजबानी करते हैं। फिर परंपरा के मुताबिक मेजबान नेता एक अंतिम बयान या विज्ञप्ति जारी करते हैं, जिसमें सहमत पहलों और नीतिगत प्रगति का सार होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यूरोपियन यूनियन से, एशियान से, सार्क से या फिर USA से? अगला प्रश्न है, G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार G7 समिट का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहा है। यूरोपीय संघ इस ग्रुप का हिस्सा है और रोटेशन के आधार पर इसकी अध्यक्षता करता है। इसका स्थायी सचिवालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 4? अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दल बदल कानून, राज्यसभा में सीटों के आवंटन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है, राजभाषा से? इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेनॉल और मेथनॉल दोनों एक साइकोएक्टिव ड्रग हैं। मेथनॉल को खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अल्कोहल पेय पदार्थ विनियम 2018 के तहत भी मेथनॉल को रेगुलेट किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1 और 4? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल पहला और तीसरा कथन सही है। मेथनॉल को खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, ना कि अनुसूची 2 में। भारतीय प्रतिभूति और विनियामन बोर्ड यानी सेबी ने AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए नए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है। इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए लाया गया है। प्रस्ताव के तहत कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF को सीधे या परोक्ष रूप से धन उधार नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये इन्वेस्टी कंपनी में निवेश करते समय ड्रॉ डाउन में कमी को पूरा करने के मकसद से कुछ कंडीशंस में उधार ले सकते हैं। कंडीशंस में शामिल हैं कि इन AIF द्वारा ऐसी उधारी केवल आपात स्थिति में और अंतिम उपाय के रूप में ही ली जानी चाहिए। उधारी ली गई राशि इन्वेस्टी कंपनी में किए जाने वाले प्रस्तावित निवेश के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की उधारी की लागत केवल ऐसे निवेशकों से वसूली जानी चाहिए जो ड्रॉ डाउन भुगतान में डिले या डिफॉल्ट करता है। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF को अनुमति मिले लीवरेज की 2 अवधियों के बीच 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड बनाए रखना चाहिए। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 AIF के लिए उधार लेने की अनुमति देने के पीछे की मंशा यह है कि उधार ली गई राशि का इस्तेमाल AIF की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, न कि निवेश करने के मकसद से। इसके अलावा सेबी ने यह भी जरूरी करने का प्रस्ताव किया है कि AIF को अपने निवेश के इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज को केवल डीमैट फॉर्म में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, वैसे AIF जिन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स पाने की तारीख से 5 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें अपने लागू रजिस्ट्रेशन फी के 50% के बराबर रिन्यूएबल फी का भुगतान करना होगा। सेबी एक पूंजी बाजार नियामक संस्था है। इसकी आधिकारिक स्थापना भारत सरकार द्वारा 1988 में की गई थी, मगर इसे वैधानिक अधिकार 1992 में दिया गया। इसे भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 से यह अधिकार मिला है। उधर प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने प्रशांत महासागर में मौजूद न्यू कैलेडोनिया, फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि में सुनामी की चेतावनी जारी की। असल में दक्षिण प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्री जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में पाया गया है। भूकंप का मतलब पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। इसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगें पैदा होती हैं। ये तरंगें सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी में वाइब्रेशन पैदा करती हैं।
इन तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यही भूकंपीय तरंगें जब समुद्री नितल पर पैदा होती हैं तो समुद्री सतह पर विनाशकारी लहरें उठने लगती हैं। इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी शब्द सु यानी बंदरगाह और नामी यानी विनाशकारी लहरों से मिलकर बना है। अपने ओरिजिन के स्थान पर इन विनाशकारी लहरों की गति अधिक जबकि ऊंचाई काफी कम रहती है, मगर जैसे जैसे ये लहरें तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं तो इनकी ऊंचाई भी बढ़ने लग जाती है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे बड़ी और अधिक भूकंप की परिघटना परिप्रशांत भूकंपीय पेटी में देखने को मिलती है। यह पेटी प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है। यहाँ पृथ्वी पर आने वाले सबसे बड़े भूकंप के करीब 81% भूकंप दर्ज किए जाते हैं। यही कारण है कि इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो चुकी है। 20 मई इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 18,999 में प्राप्त हो सकेगा। कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस एक्सपो का मकसद संग्रहालयों को भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में अहम भूमिका निभाने वाले सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है। इस एक्सपो का शुभंकर चेन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल है। इस एक्सपो को संग्रहालयों पर एक बातचीत शुरू करने और पेशेवरों से रूबरू होने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसे भारत की विरासत को सहेजने की कोशिश के साथ साथ एक नया सांस्कृतिक ढांचा के तौर पर पेश किया गया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ ही हजारों साल की समृद्ध विरासत को भी शामिल किया जा रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने के लिए पहल की शुरुआत 1983 में की गई थी। इसी साल 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालयों की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए इसे मनाने का फैसला किया था। इस दिवस को मनाने का मूल मकसद आम लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही लोगों को संग्रहालय के जरिए अपने इतिहास और पुरानी समृद्ध परंपराओं के बारे में जानकारी देना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के मुताबिक संग्रहालय में ऐसी अनेक चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। यहाँ रखी वस्तुएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति को दिखाती हैं। आपको बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू व कंबाला को अनुमति देने वाले कानूनों को बरकरार रखा है। दरअसल पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जल्लीकट्टू का संचालन नियम 2017 को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इन्हें बरकरार रखते हुए कहा है कि तमिलनाडु में यह पारंपरिक खेल सदियों से चला आ रहा है। साथ ही अदालत ने यह भी पाया कि 2017 का संशोधन अधिनियम और नियम संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 और अनुच्छेद 51A(G) के अनुरूप हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित विषय है, जबकि अनुच्छेद 51A(G) मौलिक कर्तव्य के रूप में प्यार करने वाले जीवों के प्रति दया का प्रावधान करता है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य के ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम नागराज फैसले के तहत जल्लीकट्टू पर रोक लगा दिया था। जल्लीकट्टू को एरुथा झुवुथल के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में पोंगल के त्योहार के दौरान आयोजित किए जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। इस खेल में सांडों या बैलों पर काबू पाना होता है। इस खेल का आयोजन हर साल जनवरी के मध्य में मट्टू पोंगल के दौरान होता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के दो शब्दों जल्ली और कट्टू को जोड़कर बना है। इसका मतलब बैलों के सींग में बांधे सोने या चांदी के सिक्के होते हैं। इन सिक्कों को बैल के सींगों से निकालने वाले को विजेता माना जाता है। इस खेल के 3 प्रकार होते हैं, वांटी मंजू विराट्टू, वेली विराट्टू और वाटम मंजू विराट्टू। जल्लीकट्टू की शुरुआत तमिलनाडु के प्राचीन क्षेत्र मुलाई से मानी जाती है। इसका आयोजन खिलाड़ियों को अपनी वीरता दिखाने के लिए एक अवसर के रूप में किया जाता है।
2000 साल पुराने संगम साहित्य के मुताबिक इस खेल का आयोजन प्राचीन काल में स्वयंवर के तौर पर होता था। इसमें विजेता को लड़की का वर बनने का मौका मिलता था। वहीं कंबाला नवंबर से मार्च महीने के दौरान भैंसों की सालाना दौड़ को कहा जाता है। इसका आयोजन केरल के सटे दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में किया जाता है। इस महीने के दौरान इस खेल का आयोजन राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पर होता है। पहले इस खेल में विजेताओं को नारियल दिए जाते थे, मगर अब गोल्डन मेडल और ट्रॉफी दिए जाते हैं। एक मान्यता के मुताबिक कर्नाटक के कृषक समुदाय के बीच 800 साल पहले इस खेल का आयोजन शुरू हुआ था। यह पर्व भगवान शिव के अवतार कहे जाने वाले भगवान मंजुनाथ को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि इस खेल के जरिए अच्छी फसल के लिए भगवान को खुश किया जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार यह शाही परिवार का खेल था। चलिए अब वक्त है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पारंपरिक पशु खेल और उससे संबंधित राज्य। बैलगाड़ी दौड़ केरल, कंबाला कर्नाटका, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। उपयुक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, सभी तीनों युग्म या फिर कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमतौर पर भूकंप का संबंध भूभौतिकी घटनाओं से होता है, जबकि सुनामी का संबंध जलवायविक घटनाओं से होता है। दुनिया में सबसे बड़ी और अधिक भूकंप की घटना परिप्रशांत भूकंप की पेटी में देखने को मिलती है। परिप्रशांत भूकंप की पेटी में पृथ्वी पर आने वाले बड़े भूकंपों के करीब 81% मामले दर्ज किए जाते हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक और चार दोनों। चलिए अब बारी है पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की और उसके सही उत्तरों को समझने की। पहला प्रश्न था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क या फिर USA। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी यूरोपियन यूनियन। अगला प्रश्न था, G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार G7 समिट का आयोजन जापान के हिरोशिमा शहर में हो रहा है। यूरोपीय संघ इस ग्रुप का हिस्सा है और रोटेशन के आधार पर इसकी अध्यक्षता करता है। इसका स्थायी सचिवालय फ्रांस के पेरिस में है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, केवल एक और चार। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी पहला कथन सही है। यूरोपीय संघ G7 ग्रुप का एक हिस्सा है, मगर इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। वहीं G7 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।